आप सभी देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संत कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लासेस संसर क्लासेस में। दोस्तों, यूपी पुलिस परीक्षा जो ये आपकी आने वाली है, इसके अंदर पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको कराने वाले हैं। इस पूरी सीरीज में यदि हम आपको बताएं तो आपको एक एक टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूं। हमने एक बेहतरीन आपका बैच निकाला है जिसका नाम है विजयी भव बैच, और इस विजयी भव बैच में हम आपको पूरी हिंदी व्याकरण का एक एक अध्याय बहुत ही कम समय में और बहुत संक्षेप में कराने वाले हैं। इस बैच का इतना आपको फायदा होगा, इतना बेनिफिट होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कम से कम समय में ऐसा कैंडिडेट जो बिल्कुल भी हिंदी व्याकरण को नहीं जानता है, वह भी बच्चा बहुत कम से कम समय में अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में मैं कोशिश करूंगा कि पूरे बहुत विस्तार से ना बताकर बहुत संक्षेप में, और संक्षेप में आपको वो सारी बातें बता दी जाएं जिससे कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप किसी भी हिंदी व्याकरण के किसी टॉपिक को लेते हैं तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से उसके अंकों को प्राप्त कर सकें। इसी क्रम में यदि हम पढ़ें, आज जो हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा संज्ञा। संज्ञा का टॉपिक में अधिकतर स्टूडेंट्स को बहुत सारी समस्याएं होती हैं, है ना, क्योंकि आज तक केवल हमने परिभाषात्मक रूप से ही संज्ञा को जाना, परिभाषात्मक रूप से ही इसको महसूस किया, लेकिन कभी अपनी अंतरात्मा से इसे अभी तक महसूस नहीं किया है, जिसकी वजह से आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या अधिकतर इतनी भ्रांतियां हैं कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा गलतियां बच्चों के साथ होती हैं। तो आइए आज आप मेरे साथ में संज्ञा को एक बार पढ़िए, बहुत दिल से पढ़िए। संक्षेप में पढ़ेंगे लेकिन बहुत अच्छा पढ़ेंगे। कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम में गलत नहीं होने पाएगा, लेकिन मैं इसमें बहुत विस्तार से चीजों को नहीं बताऊंगा, बहुत संक्षेप में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है संज्ञा। ठीक है, लेकिन बचपन से हम पढ़ते आए हैं संज्ञा। क्या होती है संज्ञा? हम परिभाषात्मक रूप में तो बचपन से जाने हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन जरा समझिए, ठहरिए, संज्ञा वास्तविकता में क्या होती है। इस पूरी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं या महसूस होती हैं, हर वस्तु का, हर किसी का कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है ना। जैसे इसका नाम माइक है, मेरा नाम संत कुमार है, ये पंखा है, ये पोडियम है, ये कैमरा है। तो इस तरह से हर वस्तु का कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है। दोस्तों, किसी के भी नाम को ही संज्ञा कहते हैं, तो या तो आप नाम कह लीजिए या संज्ञा कह लीजिए। वास्तविकता में हम कहते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, तो बोला राम है। आपका नाम क्या है जी? श्याम है। तो राम श्याम नाम तो जानते हैं, लेकिन क्या भी किसी से पूछा कि आपकी संज्ञा क्या है? जी हां, बिल्कुल। यदि आप किसी का नाम पूछिए या संज्ञा पूछिए, बात एक ही है। इसका मतलब गुरुजी, क्या हम ये जो बोलते हैं संज्ञा संज्ञा, क्या हम इसे नाम भी कह सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल कह सकते हैं। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम, संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी का भी नाम, तो हम पहली बात तो परिभाषा की बात करते हैं। तो परिभाषा तो बचपन से वही पढ़ी है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भाई मेरठ हुआ तो ये किसी स्थान का नाम है, दिल्ली हुआ ये किसी स्थान का नाम है ना। राम हुआ, श्याम हुआ, गौतम हुआ, महात्मा गांधी हुए, है ना, शहीद भगत सिंह हुए। तो इस तरह से ये व्यक्तियों के नाम है ना। व्यक्ति, वस्तु, वस्तु मतलब कुर्सी है, पंखा है, चेयर है, कुछ भी है, ये सब चीजें क्या होती हैं? ये वस्तुओं के नाम है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को या भाव के नाम को, जैसे मित्रता, प्रेम, स्नेह, दुख, ये सभी जो होते हैं ये भावनाएं होती हैं। तो भाव आदि के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, संज्ञा के अगर हम भेदों की बात करें तो संज्ञा के भेदों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम बांटेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर, और फिर हम बांटेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर,
व्युत्पत्ति या अर्थ के आधार पर। दोस्तों अर्थ के आधार पर संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं, याद रखिएगा। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक। दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। फिर तीसरा आता है भाववाचक संज्ञा। और चौथा आता है इसमें भाव के बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा आता है इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब नाम। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक नाम, जातिवाचक नाम, भाववाचक नाम, समूहवाचक नाम और द्रव्यवाचक नाम। दोस्तों घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में इस बार बहुत कम समय है, 18 तारीख मुझे लगता है कि आपके प्रस्तावित है कि 18 तारीख में आपका यूपी पुलिस भर्ती का एग्जाम हो जाएगा। लेकिन आपके 18 तारीख तक हम लोग हिंदी के ऐसे ऐसे चैप्टर आपको इतने आसान तरीके से बताएंगे कि आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इतने कम समय में बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त कर पाएंगे। बशर्ते आप लोग हमारी पूरी सीरीज को बड़े मन से देखिए। एक बार मन से देख लो बच्चों, आप याद करेंगे कि सर ने हमें इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया कि इतने कम समय में हमारी हिंदी इतनी बढ़िया कर दी कि बहुत आपको मजा आने वाला है दोस्तों। तो आप पाएंगे कि संज्ञा के भेद, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर अगर भेदों की बात करें तो इस व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं बच्चों। 3 भेदों की बात करेंगे। पहला होता है जिसे कहते हैं रूढ़, एक होता है यौगिक और एक होता है योग रूढ़। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं। कुछ अलग अलग लोग इसे अलग अलग कैटेगरी में भी बांटते हैं। कोई इसे जो है व्यक्तिवाचक, नगण्य या फिर गणनीय, अगणनीय में बांट देता है। तो कोई इसे अलग अलग तरह से, किसी भी तरह से बांट देते हैं। लेकिन आप इन चीजों के अगर आप बारे में बात करेंगे तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ भी क्या होते हैं, संज्ञाएं होती हैं, या व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये सभी संज्ञाएं होती हैं। तो इन संज्ञाओं को पहले अच्छी तरह से एक एक बार समझ लो, बहुत स्पेशल तरीके से आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर इन्हें आज आप पहली बार ऐसा समझेंगे जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं समझाया होगा। यह वादा है आपके संसर का। देखो शुरुआत करेंगे इसकी, जैसे ओके, सबसे पहले बात आती है व्युत्पत्ति के आधार पर, जिसे हम कहते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द या रूढ़ संज्ञाएं, रूढ़ शब्द या रूढ़ संज्ञाएं। शब्द को ही देखिए, एक चीज और ध्यान देना कि जो शब्द होते हैं, शब्द को ही पद कहते हैं, और पद भी कई प्रकार के होते हैं, और पदों को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, या संज्ञाओं को ही कहते हैं नाम, है ना। इनमें आपस में संबंध है। शब्दों को ही पद कहते हैं, पद भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें से संज्ञाएं होती हैं, और संज्ञा को क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। इसलिए हम ये शब्दों के भेद में भी रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ पढ़ते हैं, और संज्ञाओं में भी हम इनको पढ़ेंगे। तो पहले आइए रूढ़ शब्द के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, रूढ़ शब्द क्या होता है। देखिए परिभाषा में यहां नहीं लिखवाऊंगा, परिभाषा मैं सिर्फ बताऊंगा और उसके बाद आप समझ लेना। लेकिन आपको समझ में सब कुछ आएगा। जैसे सबसे पहले रूढ़ की बात करेंगे। रूढ़ ऐसा कोई भी शब्द जिसका खंड करने पर कोई भी अर्थ ना निकले, वह कहलाएगा रूढ़ शब्द। खंड करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे मान लीजिए अगर एक शब्द लिखा है जल, जल का अर्थ आप खंड कर दीजिए, बोलिए ज जमा ल, तो यहां पर जो जय है इसका भी कोई अर्थ नहीं है, ल है इसका भी कोई अर्थ नहीं है। किसी शब्द का खंड करने पे जब कोई अर्थ नहीं निकलता वो कहलाता है रूढ़ शब्द। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर मैं यहां पर कहूं पानी, मैं ये कहूं पानी, तो पानी भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 अक्षरों से, पा जमा नी। तो ना तो इसका कोई अर्थ है ना कोई इसका कोई अर्थ है। तो जब किसी भी शब्द का खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता वो कहलाता है रूढ़ शब्द। इसको हम एक प्रकार से और अच्छी तरह से जान सकते हैं। देखिए रूढ़ और दूसरा भेद इसका होता था यौगिक। अगर हम बात करेंगे, दूसरा भेद होता है इसका यौगिक। यौगिक में क्या आता है, देखिए मैं एक शब्द लिखता हूं विद्यालय, एक शब्द लिखता हूं विद्यालय, और एक शब्द लिखता हूं जल,
एक शब्द लिखता हूं कमल, एक शब्द लिखता हूं नल, एक शब्द लिखता हूं चल। तो इस तरह से आपके सामने कुछ शब्द लिखे हुए हैं। आप पाएंगे कि विद्यालय का यदि खंड करेंगे, खंड कहते हैं दो बराबर भागों में तोड़ना या दो शब्दों को अलग अलग करना। तो विद्यालय, विद्यालय में आपने विद्या को अलग कर दिया और आलय को अलग कर दिया। तो क्या विद्या माने शिक्षा, आलय माने घर। जब किसी शब्द को खंड करने पे इसका भी अर्थ निकलता है, इसका भी अर्थ निकलता है। किसी शब्द का खंड करने पर जब दोनों का अर्थ निकलता है ना, तो इसका मतलब है कि वो यौगिक है। यौगिक का मतलब है जो दो शब्दों के योग से मिलकर बना हो। तो विद्या और आलय दो शब्दों का योग हुआ और एक शब्द बना विद्यालय। तो विद्यालय शब्द जो होगा वो यौगिक होगा। लेकिन जो ये जल है, तो जल तो दो शब्दों से मिलकर नहीं बना, जल तो अपने आप में एक अकेला ही शब्द है। तो ऐसा कोई भी शब्द जो दो शब्दों के योग से नहीं बना, वह शब्द बेचारा रूढ़ है। रूढ़ मतलब इसका रूढ़ली है, इसके साथ में कोई आने को तैयार नहीं है, कोई शब्द इसके साथ में एक साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो जो बिल्कुल रूढ़ व्यवहार होता है उसका, उसे तो कहते हैं रूढ़। आप इसे ऐसे मान के चलिए। नल है, नल दो शब्दों से मिलकर बना है कि एक शब्द है? तो आप बोलेंगे सर नल तो एक ही शब्द है, दो शब्दों से नहीं मिलकर बना। जैसे कमल, तो कमल भी एक अकेला शब्द है, दो शब्दों से मिलकर नहीं बना। अगर जैसे हम कहते हैं सर हिमालय, हिमालय देखिए सर, हिमालय, तो आप पाएंगे कि हिम जमा आलय, तो दो शब्दों का योग है, हिम जमा आलय। तो जो दो शब्दों के योग से बना होगा वह क्या होगा? यौगिक। और जो अकेला शब्द होगा जिसका खंड करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता, वह कहलाएगा रूढ़ शब्द। ठीक है दोस्तों? ठीक है। तो आप पाएंगे कि अब क्या देखेंगे, जैसे अभी फिलहाल अभी ये पढ़ा, रूढ़ शब्द की बात करेंगे तो जिनका खंड करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे जल, नल, हल। तो जरूरी नहीं है कि दो दो अक्षरों वाले ही सारे के सारे रूढ़ होते हैं भैया, इससे ज्यादा भी होते हैं। जैसे हल, अगर हम कहें कमल, कमल, है ना, कहें चटाई, चटाई, ठीक है, पिटाई, पिटाई। तो ऐसा कोई भी शब्द जिसका खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, वो कहलाता है रूढ़ शब्द। एक बताया था अभी अभी यौगिक, यौगिक। यौगिक शब्द में ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से मिलकर बने होते हैं। जैसे अभी अभी आपने जाना विद्यालय, विद्यालय, आप कहते हैं हिमालय, हिमालय, विद्यालय, हिमालय। अब हम कहते हैं विद्यालय, हिमालय, या फिर पुस्तकालय, है ना, या हम इसमें कह सकते हैं चकरोड। चक माने होता है खेत, रोड माने होती है सड़क या रास्ता। तो ऐसे शब्द जिनका या दो शब्दों के योग से मिलकर बने हैं या जिनका खंड करने पे दो अर्थ निकल जाएंगे। पुस्तक जमा आलय, हिम जमा आलय, विद्या जमा आलय, चक जमा रोड। तो ये दो दो शब्दों के योग से मिलकर बने हैं यौगिक, और जो अकेले अकेले बने हैं रूढ़। और तीसरा भेद होता है बच्चों बहुत महत्वपूर्ण, जिसका नाम है योग रूढ़। योग रूढ़, योग रूढ़ को बड़ी बेहतरीन तरीके से समझेंगे। योग रूढ़ को हम अगले पेज पे चलते हैं। अब लिखते हैं योग रूढ़। योग रूढ़, योग रूढ़ कैसे शब्द होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक शब्द लिखा है बच्चों गजानन, गजानन, तो मैंने पूछा कि गजानन किसे कहते हैं, तो आप कहते हैं गजानन कहते हैं श्री गणेश को। ठीक है। अगर हम कहें कि दशानन किसे कहते हैं, दशानन, तो दशानन कहते हैं रावण को। अच्छा, हमने कहा जी मुरलीधर किसे कहते हैं, मुरलीधर, मुरलीधर, तो मुरलीधर कहते हैं कि आप कहते हैं मुरलीधर कहते हैं कृष्ण को। ठीक है। उसी तरह से एक शब्द मैं और लेता हूं जिसका नाम है विद्यालय, विद्यालय, और एक शब्द मैं लिखता हूं संत कुमार, संत कुमार। तो आइए अब हम जानेंगे कि कौन सा शब्द इनमें योगरूढ़ है और कौन सा शब्द योगरूढ़ नहीं है। एक बार परिभाषा सुन लीजिए। ऐसा कोई भी शब्द जो अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे, वह शब्द जो होगा वह योगरूढ़ शब्द होगा। अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ कैसे धारण करेगा सर? देखिए बच्चों, गज आनन, हालांकि यह भी तो दो शब्दों से मिलकर बना है, गज और आनन, तो यह भी तो यौगिक है। लेकिन यौगिक में और योग रूढ़ में क्या अंतर है उसको भी जानेंगे। गज और आनन, गज माने होता है हाथी, आनन माने होता है मुख। इसका मतलब गजानन का मतलब हुआ
इस शब्द का क्या मतलब है? हाथी के मुख वाला। तो इसका मतलब है कि हाथी के मुख वाला। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम दशानन की बात करें तो 10 माने 10, आनन माने मुख, यानी कि 10 मुखों वाला, 10 मुखों वाला। मुरलीधर मतलब मुरली, मुरली को धारण, धारण करने, करने वाला, मुरली को धारण करने वाला। विद्यालय, विद्या माने शिक्षा, और आलय माने घर, शिक्षा के लिए घर, ना कि शिक्षा का घर, शिक्षा के लिए घर। जो शिक्षा के लिए घर होता है वह विद्यालय कहलाता है। ओके, फिर इनसे पूछते हैं संत कुमार। देखिए संत, संत का मतलब होता है सज्जन, संत का मतलब होता है सज्जन, और कुमार का मतलब होता है युवा। और मेरे नाम का मतलब हुआ संत कुमार, मतलब एक सज्जन युवा। ठीक है। तो बहुत सारे शब्दों में अब हम ये जानेंगे कि योगरूढ़ कौन सा है, योगरूढ़ कौन सा नहीं है, और क्यों। दोस्तों, ऐसा शब्द जो अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे, जैसे अगर मैं विद्यालय की बात करूं तो देखो, अगर एक शब्द और था बच्चों, हिमालय, तो हिमालय का जब खंड करेंगे तो मतलब तो यही है ना, हिम माने बर्फ, आलय माने घर, हिमालय या हिम का घर, हम ये कह सकते हैं, हिम का घर हिमालय। तो इसमें आ रहा है हिम, इसमें आ रहा है हिम। अगर यहां हिम आ रहा है तो यहां पर भी हिम ही रखा है। यहां लिखा है आलय, तो यहां पर भी आलय ही लिखा है, या आलय का मतलब लिखा है। ठीक है। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है गज, गज माने हाथी, आनन माने मुख। तो हिमालय का जब खंड किया तो हिम और आलय में ही हुआ, लेकिन जब गजानन का खंड किया या गजानन के बारे में सोचा कि हिमालय किसे कहते हैं, हिम के घर को, लेकिन गजानन किसे कहते हैं, तो आपने बोला गणेश। तो इस गणेश शब्द में ना तो गज आया ना आनन आया लिखा हुआ है ना। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर तो भैया कोई अलग ही अर्थ आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे, देखो गजानन, गज माने हाथी, आनन माने मुख, मतलब तो है हाथी के मुख वाला। लेकिन हाथी के मुख वाला कौन, हाथी के मुख वाले हैं गणेश। तो यहां पर हुआ क्या, गजानन शब्द का मतलब है हाथी के मुख वाला, लेकिन हाथी के मुख वाला कौन, गणेश, यानी कि 1 2 3, इस शब्द ने तीसरा अर्थ कोई बता दिया। दशानन, दशानन में 10 और आनंद, दो चीजों के बारे में बात होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर बात हो रही है 10 मुखों वाला। 10 मुखों वाला कौन है, रावण है, रावण। तो अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ बता रहा है कि नहीं। आपने दशानन पूछा तो 10 मुखों वाला ना कहकर तुरंत कह दिया था रावण। मुरलीधर, आपने नहीं कहा कि मुरली को धारण करने वाला, आपने क्या कहा, कृष्ण। तो आपने क्या बताया, आपने बताया कि जी मुरलीधर माने कृष्ण। तो यानी कि आपने क्या कर दिया, आपने गजानन का जो अपना अर्थ है उसे छोड़कर कोई तीसरा अर्थ बता दिया। दशानन का मतलब होता है 10 मुखों वाला, तो आपने इस अर्थ को छोड़कर हमें विशेष अर्थ बता दिया। मुरलीधर का मतलब तो होता है मुरली को धारण करने वाला, लेकिन आपने हमें यह चीज नहीं बताई, आपने हमें कह दिया कृष्ण। तो जो अपना अर्थ छोड़कर तीसरा अर्थ बता रहा है, अपना अर्थ छोड़कर तीसरा अर्थ बता रहा है, अपना अर्थ छोड़कर तीसरा अर्थ बता रहा है, वे वाले शब्द योगरूढ़ कहलाते हैं, ऐसा अभी हम मानते हैं। लेकिन आगे देखो, विद्यालय, विद्यालय से पूछो, विद्यालय का मतलब क्या है, शिक्षा के लिए घर, और जो शिक्षा के लिए घर होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे विद्यालय ही कहते हैं। तो यहां पर तो कोई तीसरा अर्थ नहीं आ रहा, अगर तीसरा अर्थ नहीं आ रहा तो इस शब्द में योग रूढ़ शब्द नहीं है। ठीक। लेकिन यहां देखो, संत कुमार, संत कुमार से मतलब सज्जन युवा, सज्जन युवा, या संत कुमार से मतलब क्या, संत कुमार से मतलब हमारे गुरुजी, जैसे आप मुझे जानते हैं, है ना, तो हमारे गुरुजी। तो यहां पर भी संत से मतलब आपके गुरुजी, और यहां पर मतलब है सज्जन युवा। तो 1 2 3 यहां पर भी तीसरा अर्थ आ रहा है। लेकिन जरा दोस्तों ठहरो, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया ऐसा कोई शब्द जो अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण करता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा तीसरा अर्थ धारण करे, मैंने कहा विशेष अर्थ धारण करे। तो जो अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण करेगा वही क्या है, वही है योगरूढ़। कैसे, गजानन का मतलब है हाथी के मुख वाला, हाथी के मुख वाला कौन, गणेश। गणेश कितने हैं, गणेश एक हैं दोस्तों, विशेष वही है जिसकी संख्या एक है।
विशेष माने जिसकी संख्या एक है। अब देखो, गजानन का मतलब हुआ हाथी के मुख वाला। हाथी के मुख वाले कौन? गणेश। कितने हैं गणेश? एक है, तो ये विशेष है। तो अपना अर्थ छोड़कर अर्थ तो धारण किया हुआ है, लेकिन वो जो अर्थ है वो विशेष है, विशेष अर्थ है, तो इसलिए ये योग रूढ़ होगा। दशानन, दशानन का मतलब है 10 मुखों वाला, लेकिन 10 मुखों वाला कौन? रावण। रावण कितने हैं? एक। जिसकी संख्या एक होगी वही शब्द जो है योग रूढ़ होगा। मुरलीधर, मुरलीधर का मतलब है मुरली को धारण करने वाला। मुरली को धारण करने वाले कौन? कृष्ण। कृष्ण, कृष्ण कितने हैं? एक हैं, तो वो विशेष हैं। जिसकी संख्या एक हो वो विशेष, और विशेष अर्थ अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण कर रखा है, इसलिए ये शब्द जो होगा योग रूढ़ होगा। लेकिन यहां देखिए, संत कुमार, संत कुमार का मतलब होता है सज्जन युवा। सज्जन युवा से मतलब गुरुजी। अब देखो यहां पर जो गुरुजी शब्द है, एक दो तीन, तीसरा अर्थ तो है, लेकिन गुरुजी कितने हो सकते हैं भाई? गुरुजी तो बहुत सारे हैं। तो यहां पर जो गुरुजी शब्द है ये कोई विशेष नहीं है। विशेष मतलब इसकी संख्या एक नहीं है। अगर इसकी संख्या एक होती तो ये विशेष हो जाता, और विशेष हो जाता तो ये भी योग रूढ़ कहलाता। लेकिन यहां पर गुरुजी बहुत सारे हैं, तो देखो दोस्तों, तीसरा अर्थ तो निकल रहा है, लेकिन ये विशेष नहीं है। इसी वजह से संत कुमार जो शब्द है ये योग रूढ़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर गुरुजी क्या है? तो भैया देखो, संत माने सज्जन, कुमार मतलब युवा, तो ये दो अलग अलग शब्द हैं एक साथ रखे हुए हैं, तो ये यौगिक शब्द है, ना कि योग रूढ़ होगा। ठीक है, तो रूढ़ शब्द जिनका खंड करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता रूढ़, और जिनका खंड करने पे दोनों का अर्थ निकल जाए यौगिक, या दो शब्दों के योग से जो मिलकर बने वो यौगिक, और जो अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण करेगा ऐसे शब्द कहलाएंगे क्या? ऐसे शब्द कहलाएंगे योग रूढ़। जैसे, जैसे अगर हम ये कह दें कुर्सी, कुर्सी, तो कुर्सी कितने शब्दों से मिलकर बना है? एक शब्द से। तो एक शब्द से मिलकर बना है, तो बच्चों ये रूढ़ शब्द है। अगर हम ये कह दें मोटर, मोटर कितने शब्दों से मिलकर बना है? एक शब्द से, तो ये शब्द रूढ़ है। ठीक है, अगर हम कह दें साइकिल, साइकिल सवार, साइकिल सवार, तो साइकिल सवार कितने शब्द हैं? दो हैं, साइकिल और सवार दो शब्द हैं, तो यौगिक है। लेकिन अगर हम कह दें चंद्र, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, तो इसमें दो बातें हैं, चंद्र और शिखर। तो हालांकि चंद्र माने चंदा, शिखर माने माथा, लेकिन इस शब्द का मतलब क्या है? चंद्रशेखर किसे कहते हैं? चंद्रशेखर का मतलब होता है चंद्र, चंद्र है शिखर पर, शिखर पर जिसके, मतलब है चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके। भाई किसके शिखर पे चंदा है? किसके माथे पे चंदा है? भगवान शिव के। और भगवान शिव कितने हैं? एक। तो जो अपना अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ बता दे, अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बता दे, तो ये चंद्रशेखर शब्द कैसा है? ये योग रूढ़ शब्द है। इसके अलावा कोई भी शब्द ले लो, अगर हम कह दें चक्रपाणी, चक्र पाणी, अब दो शब्द तो इसमें भी हैं, चक्र और पाणी। चक्र माने होता है सुदर्शन चक्र, और पाणी का मतलब है हाथ में लिए हुए या हाथ में धारण किए हुए। तो चक्र पाणी का मतलब क्या हुआ? चक्र को हाथ में धारण किए हुए, और चक्र को हाथ में धारण किए हुए कौन है? भगवान विष्णु। तो ये अपना अर्थ छोड़कर भगवान विष्णु के बारे में बता रहा है, तो चक्र पाणी भी एक योग रूढ़ शब्द है। इसके अलावा यदि हम एक शब्द और देखें, हम कहें नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ की बात करें, नीलाकंठ, तो यहां पर भी दो शब्द हैं, लेकिन इन दोनों शब्द का मतलब देखो, अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ तो नहीं बता रहा। तो देखो, नील माने नीला, कंठ माने गला, नीले गले वाला, और कौन है नीले गले वाले? भगवान शिव। कितने हैं? एक है, विशेष अर्थ है, तो इसलिए नीलकंठ भी योग रूढ़ शब्द हुआ। तो तीन बातें आपको क्लियर हो गई। रूढ़ जो एक अकेला शब्द हो, यौगिक जो दो शब्दों से मिलकर बना हो, और योग रूढ़, योग रूढ़ मतलब जो अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे। तो दोस्तों, व्युत्पत्ति के आधार पर तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। यहां पे ये समाप्त होता है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। अर्थ के आधार पर संज्ञा के पांच भेद होते हैं। सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आता है, या एक एक करके पहले इनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आगे की तरफ। ओके दोस्तों, क्षमा चाहेंगे।
व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखो, किताबें तो बहुत कुछ कहती हैं और ना जाने कोई क्या क्या पढ़ाता रहता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 3 बातें बताता हूं। यदि ये 3 बातें आपके मस्तिष्क में बैठ गई तो आपसे व्यक्तिवाचक कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। देखिए 3 बातें इसमें ध्यान रखना। मैं आपको 3 गुरु मंत्र देता हूं। जैसे कोई भी आपसे पूछा ना व्यक्तिवाचक है इसमें है कि नहीं, तो आप 3 बातों का ध्यान रखना बच्चों। सबसे पहले, इस पूरी दुनिया में ऐसी जितनी भी वस्तुएं हैं जिसकी संख्या 1 है, उसे उठाओ सीधा व्यक्तिवाचक में डाल देना, फिनिश। कैसे भाई बताओ, सूर्य कितने हैं, सूरज कितने हैं बच्चों? तो आप कहेंगे सूर्य तो गुरुजी एक ही है। भैया सूर्य एक है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप कहेंगे गुरुजी पृथ्वी कितनी है, पृथ्वी, हम कहेंगे पृथ्वी कितनी है, तो आप कहेंगे पृथ्वी एक है गुरुजी, तो बस व्यक्तिवाचक में भर दो सूर्य पृथ्वी। आप कहेंगे हिमालय कितने हैं, हिमालय, तो हिमालय भी एक है, तो जिसकी संख्या 1 है वह कहां जाएगा, व्यक्तिवाचक में जाएगा। हिमालय के अलावा और क्या एक, जैसे चंद्रमा कितने हैं, चंद्रमा, चंद्रमा भी एक है। मैं कहूंगा रामायण कितनी है, तो रामायण भी एक है ना, तो रामायण महाभारत। तो ऐसा कोई भी शब्द जिसकी संख्या दुनिया में 1 है, उठाओ सीधा व्यक्तिवाचक में भर देना, लाखों शब्द आपके तैयार हो गए। मैं आपको शब्द नहीं रटा रहा हूं, मैं आपको वो भेद बता रहा हूं जिसकी वजह से आपकी उंगलियों पर ही संज्ञा का पूरा टॉपिक आ जाएगा और आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा पेपर में। देखो सूर्य पृथ्वी हिमालय चंद्रमा, जिसकी संख्या दुनिया में 1 है ना, उठा के सीधा यहां रख देना। भाई एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपके सामने एक क्वेश्चन रख देगा, कुछ भी आपसे पूछेगा कि बताइए हिंद महासागर, हिंद महासागर। अब यूं तो हिंद महासागर, अब पूछो भैया हिंद महासागर कितने दुनिया में, तो आप कहेंगे 1 है, तो जिसकी संख्या 1 है उठाओ सीधा और व्यक्तिवाचक में धर दीजिए, बात खत्म। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अच्छी तरह से समझ गए, जिसकी संख्या 1 होगी वो जाएगा व्यक्तिवाचक में। दूसरा, देखो दोस्तों, दूसरे में अगर आपसे पूछा जाए आपकी राष्ट्रीयता क्या है, तो आप कहेंगे जी हम तो भारतीय हैं। तो भारतीय होना आपकी राष्ट्रीयता है। तो ये बताओ, भारतीय, तो किसी देश की एक ही राष्ट्रीयता होती है, तो भारतीय किसका है, भारतीय भारत के रहने वालों की राष्ट्रीयता है। अच्छा, जापान में रहने वालों की जापानी, अमेरिका में रहने वालों की अमेरिकन, अमेरिकन, ठीक है। ऐसे ही चीन में रहने वालों की चाइनीज या चीनी, ठीक है। तो ऐसा कोई भी शब्द आपके सामने रखा हो जो किसी भी देश या किसी राज्य की राष्ट्रीयता को बताएगा, तो वो शब्द कहां आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक में। गुरुजी आपने एक शब्द कह दिया कि राज्य की राष्ट्रीयता, भाई राज्य में रहने वाले, जैसे कोई कहता है जी हम तो पंजाबी हैं, तो पंजाब में रहने वाले लोग जो हैं वह पंजाबी कहलाते हैं। गुजराती, गुजराती, है ना, मराठी, मराठी, गुजराती मराठी, है ना, नेपाली, नेपाली। तो ऐसे शब्द जो राज्य की राष्ट्रीयता या देश की राष्ट्रीयता को बताएंगे वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। और तीसरी बात, मैंने बोला था 3 बातों में खत्म करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम आ जाएगा ना तो भी व्यक्तिवाचक में भर देना। गुरुजी कैसे, मान लो राम कह दिया, श्याम कह दिया, राम श्याम गौतम, गौतम मोहन, मोहन आदि, या मान लीजिए महात्मा गांधी कह दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह दिए, या चंद्रशेखर आजाद कह दिया, या आपसे बोल दिया भगत सिंह, कोई भी नाम आ जाए तो वो सब के सब कहां आएंगे, व्यक्तिवाचक में। तो 3 बातें आप याद रखेंगे, जिसकी संख्या दुनिया में 1 हो वो, किसी देश की राष्ट्रीयता और किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम। बस ये 3 बातें ऐसे याद रखो, ये शब्द रटने नहीं है। राष्ट्रीयता, जिसकी संख्या 1 हो वो, और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, ठीक है। व्यक्तिवाचक खत्म। दूसरा आ जाता है बच्चों जातिवाचक, जातिवाचक। जातिवाचक की बात करेंगे तो जातिवाचक में पहले तो होता क्या है भैया, ऐसे शब्द जो किसी की जाति को बताएं। लेकिन मैं यहां पर है ना 2 चीजें आपको देता हूं, बस 2 बातों में सारा जातिवाचक खत्म है। कैसे, देखो आपके सामने 2 नाम लिखता हूं मैं, एक नाम लिखता हूं गंगा और एक नाम लिखता हूं मैं नदी। एक शब्द में लिखता हूं पर्वत, एक शब्द में लिखता हूं हिमालय, एक शब्द में लिखता हूं राम और एक शब्द लिखता हूं लड़का, एक लिखता हूं सीता, एक शब्द लिखता हूं नारी। दोस्तों ये बताओ, यहां पर 2 शब्द हैं गंगा और नदी, इन दोनों शब्दों में से नाम कौन सा है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी गंगा जो है, गंगा नाम है। गंगा कितनी होती है, गंगा 1 है, तो ये गंगा शब्द जो है भैया व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, बात खत्म। जिसकी संख्या 1 है वह व्यक्तिवाचक में। लेकिन नदी क्या है,
अरे गुरुजी जो गंगा है ना, तो गंगा की कैटेगरी है नदी, कि गंगा है क्या? गंगा है बच्चों नदी, तो गंगा की जाति है। तो जो गंगा शब्द था ये नाम को बता रहा है, लेकिन ये जो नदी है ये गंगा की कैटेगरी है। गंगा क्या है? नदी है। अच्छा, एक खास बात होती है कि गंगा कितनी है? एक। तो जिसकी संख्या एक हो वो क्या होगी? व्यक्तिवाचक। लेकिन ऐसा शब्द जो गंगा की जाति को बता रहा है, गंगा की जाति क्या है? नदी। तो इन नदियां कितनी होती हैं? तो नदियां बहुत सारी होती हैं, इसकी खास बात है। यानी कि जातिवाचक शब्द जो होगा उसकी संख्या अनेक होगी। जैसे पर्वत, अब एक हिमालय, तो पर्वत और हिमालय में ये रहा, बताओ इसका नाम क्या है? पर्वत नाम है कि हिमालय नाम है? नाम तो भैया इसका हिमालय है, लेकिन हिमालय है क्या? एक पर्वत है। हिमालय कितने हैं? एक है। तो जिसकी संख्या एक है उठाओ व्यक्तिवाचक में भर दो। लेकिन पर्वत कितने हैं? भाई पर्वत तो बहुत सारे होते हैं। हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली, इन सब की जाति क्या है? कि ये सब पर्वत ही हैं। तो दोस्तों ऐसा शब्द जो किसी की जाति को बताने वाला शब्द है, तो जाति को कौन सा शब्द बता रहा है? ये वाला। ठीक है, ये शब्द जाति को बता रहा है, ये शब्द जाति को बता रहा है। राम और लड़का, राम तो नाम हो गया, राम कितना है? एक आदमी का नाम लिया जा रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक है। लेकिन राम क्या है? एक लड़का है। लड़के कितने होते हैं? जी गुरुजी लड़के तो बहुत सारे होते हैं। तो राम की जाति है कि राम लड़का है। तो ऐसे शब्द जो जाति को इंडिकेट करें, जाति को बताएं, जैसे नदी, लड़का होना जाती है, यहां पे पर्वत होना जाती है। और इन दोनों शब्दों में आप बता दीजिए कि सीता और नारी में से कौन सा शब्द जाति को बता रहा है, सीता या नारी? तो मैं उम्मीद करता हूं आपका जो आंसर आ रहा होगा वो नारी आ रहा होगा। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि नारियों की संख्या बहुत सारी है, नारी बहुत सारी है। तो यानी कि जातिवाचक शब्द जो होगा उसकी संख्याएं बहुत सारी होंगी, और जो व्यक्तिवाचक होगा उसकी संख्या एक होगी। तो उम्मीद करता हूं कि जातिवाचक शब्द का आपको अंतर पता चल चुका है। ठीक, तो मैं इन्हें दो बातों में खत्म करूंगा। नंबर एक, सबसे पहले जातिवाचक में ऐसा शब्द जो किसी की जाति या कैटेगरी को बताता है। कैसे बताता है भी कैटेगरी को? जैसे हम कहेंगे पर्वत, हम कहेंगे देश। भाई देश कौन कौन सा? भारत, अमेरिका, जापान, इन सब की जाति क्या है? कि देश हैं। हिमालय, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, ये सब क्या है? सारे के सारे पर्वत हैं, है ना। अगर हम कहें तारे, तो तारे क्या है? तारे भी जातिवाचक संज्ञा है। तो सबके मन में एक बात खटक गई होगी कि गुरुजी तारे तो समूह हैं। बिल्कुल बताएंगे, इसे दिमाग में रखना, अभी बात करेंगे इसके बारे में, है ना सारे बच्चे। अगर हम कहें जी क्या कह दिया? पर्वत, देश, कहेंगे लड़का, लड़का, तो लड़का मेरा नाम जो है संत कुमार है, लेकिन मैं लड़का हूं, तो लड़का मेरी जाति है, नाम नहीं। ऐसे ही पुरुष, तो पुरुष किसी का नाम नहीं है, वो पुरुष की कैटेगरी में है। अगर किसी ने कह दिया अध्यापक, अध्यापक, तो अध्यापक होना हम अध्यापकों की कैटेगरी में है, अध्यापक होना हमारी जाति है, हमारा नाम अध्यापक नहीं है। ठीक है, तो गुरुजी ऐसा तो मतलब जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, है ना, डॉक्टर हुआ, वकील हुआ, कोई पेशा आ जाए किसी का, तो सबके साथ सारे के सारे पेशे जो होते हैं जातिवाचक में ही होते हैं। तो हाँ बिल्कुल जातिवाचक में होंगे। लड़का, पुरुष, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, कोई भी, है ना, इंजीनियर, सब क्या है? सब जातिवाचक में। और दूसरी बात अगर इसकी बात करें, तो ऐसा शब्द जो किसी पशु पक्षी का नाम आ जाए, जैसे शेर, शेर, चीता। मान लीजिए हमारे सामने कुत्ता खड़ा है कोई, तो कुत्ते को कुत्ता क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि उसका नाम कुत्ता है। नाम तो उसका टॉमी, शेरू, टाइसन, मोती कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुत्ता उसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो कुत्ता जाति में जन्मा है, उसकी जाति का नाम है कुत्ता, ना कि उसका नाम है। अब घोड़ा खड़ा है हमारे सामने, तो घोड़े को घोड़ा क्यों कह रहे हैं? नाम थोड़ी है उसका घोड़ा, अरे नाम तो उसका चेतक भी है। तो घोड़े को घोड़ा इसलिए कहते हैं तो क्योंकि वो घोड़ा जाति में जन्मा है, वो शेर जाति में जन्मा, वो पक्षी जाति में जन्मा, वो चिड़िया जाति में जन्मा। तो शेर, कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया, इन सभी पशु पक्षी जंगली जानवरों का यदि नाम आ जाता है दोस्तों, तो वह जातिवाचक में आएगा। शेर, चीता, कुत्ता, भेड़िया, है ना, पक्षी, मोर आदि। तो ऐसा शब्द जो किसी की जाति को बताएगा वो जातिवाचक में होगा। दूसरी बात अगर हम बात करें, जातिवाचक के बाद तीसरी आती है भाव। भाववाचक में सिर्फ दो बातें मैं बताऊंगा
नंबर एक, ऐसा कोई शब्द जो हमारे मन की भावनाएं हो, जिन्हें हम अपने शरीर से प्रकट करते हैं, मतलब हाव भाव एक्सप्रेशन जो होते हैं, ठीक है। और ऐसी चीजें जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, वो दोनों की दोनों बातें भाव में आएंगी। देखिए भाव में लिख भी तो रहा है भाववाचक, वाचक का मतलब बताने वाला। भाव को बताने वाले कौन कौन से शब्द होते हैं भाव को बताने वाले? जैसे मित्रता। अब बताओ मित्रता, अब मित्रता को क्या छू सकते हो क्या तुम? मित्र को छुआ जा सकता है, मित्रता को नहीं छुआ जा सकता। मित्रता को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अगर मित्र आ जाता, मित्र, तो मेरे मित्र का नाम राहुल है, तो ये समझ लीजिए राहुल जो है वह व्यक्तिवाचक है, लेकिन मेरा मित्र है, तो मित्र तो बहुत सारे होते हैं, तो मित्र जो हुआ वह जातिवाचक है। मित्रता, तो मित्रता, तो मित्रता को छू नहीं सकते, तो मित्र और मेरे बीच की जो भावना है वह मित्रता है, तो मित्रता क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा हुआ। तो भाव मित्रता है ना। अगर हम कहें क्रोध, ये सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। क्रोध, स्नेह, बच्चों प्रेम, दुख, सुख, है ना, लंबाई, है ना, ऊंचाई। तो ऐसे शब्द जिनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता, वो कहां जाएंगे? वो भाव में चले जाएंगे। इसके अलावा भाववाचक संज्ञा के बाद बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा। इसे बड़ा खतरनाक है, ये है खतरनाक समूह। समूहवाचक में क्या समझते हैं समूहवाचक से? देखिए मैं कहता हूं समूहवाचक में ऐसी कोई भी चीज जिसकी संख्या एक है। क्या कह दिया गुरुजी? एक कैसे हो सकती है? ये कहो जिसकी संख्या बहुत सारी है। जी नहीं, मैं कहता हूं जिसकी संख्या एक है, ठीक है, वही समूहवाचक है। लेकिन गुरुजी ये तो आपने पूरी धरती आसमान अलग कर दिया, कि ऐसा तो कभी होता ही नहीं, भीड़ होती है। हाँ हाँ, लेकिन आप समझिए, जिसकी संख्या एक हो, लेकिन वो एक अकेली चीज बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी हो, या बहुत सारी चीजों का एक समूह हो, तो जाकर समूहवाचक संज्ञा होगी। मतलब वस्तु तो एक हो, लेकिन वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी हो। जैसे इसका बहुत अच्छा उदाहरण बताता हूं, देखो अगर मैं ये कह दूं झाड़ू, तो आपने देखा झाड़ू एक है, ये रही, है ना। लेकिन ये अकेली जो झाड़ू है, ये बहुत सारी सीकों को जब एक समूह में बांध दिया जाता है तो झाड़ू बनती है। तो क्या बहुत सारी सीकों का एक समूह है या नहीं? दिखने में तो एक है, लेकिन बहुत सारी चीजों का एक समूह है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा होगी। तो ऐसी कोई भी चीज, मान लीजिए मुक्का, है ना, आपके सामने दिया मुक्का, मुक्का। अब एक अकेली उंगली मुक्का नहीं होती, जब बहुत सारी उंगलियां एक समूह में बंध जाती हैं तब जाके मुक्का बनता है। तो मुक्का भी क्या है? 5 उंगलियों का समूह। और 5 से याद आया, मान लीजिए आपके सामने लिख दिया पंचायत, पंचायत, तो कम से कम 5 लोग जब इकट्ठे होकर कहीं पर पंचायत लगाते हैं तो पंचायत होती है, एक अकेला व्यक्ति पंचायत नहीं होता, है ना। तो ऐसी कोई भी चीज जो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी हो, जैसे आपके सामने लिख दिया पुस्तक। अब पुस्तक जो होती है वो एक अकेला पन्ना पुस्तक नहीं होती, बहुत सारे पन्नों को जब एक समूह में बांध दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है, तो पुस्तक का निर्माण होता है। तो पुस्तक भी समूहवाचक है। सबसे अच्छा उदाहरण है सेना। अब देखिए सेना, जब एक अकेला सैनिक हो तो उसे सेना नहीं कहते, लेकिन बहुत सारे सैनिकों को जब एक समूह में गिना जाता है कि भाई ये सारे सैनिक हमारी सेना है, तो बहुत सारे सैनिकों को एक ही नाम से पुकारा गया, सैनिक, सॉरी सेना। तो सेना में बहुत सारे सैनिकों का समूह आ जाता है, तो वहां पर भी समूहवाचक होगा। एग्जाम में आने लायक है, यहां पर जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है तारों, तारों का, तारों का पुंज। मैंने अभी अभी आपसे पूछा था कि तारे, तो गुरुजी तारे जो होता है जातिवाचक होता है, लेकिन हम तो इसे समूहवाचक में समझ रहे थे। बच्चों सुनो, ऐसा है, मान लीजिए ये है हमारा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं। मान लीजिए यहां पे एक तारा है सूर्य, एक प्रोक्सिमा सेंचुरी, M13 ग्लोब क्लस्टर, सीरियस डॉग स्टार, न्यूट्रॉन तारा, है ना, इस तरह से पोलरिस। तो इस तरह से बहुत सारे तारे अंतरिक्ष में विराजमान हैं, लेकिन सूर्य एक है व्यक्तिवाचक, प्रोक्सिमा सेंचुरी एक है व्यक्तिवाचक, M13 ग्लोब क्लस्टर एक है, तो आपका व्यक्तिवाचक, है ना। या कोई भी तारा जो है उनकी नाम आ रहे हैं तो व्यक्तिवाचक, लेकिन सूर्य, प्रोक्सिमा सेंचुरी, M13 ग्लोब क्लस्टर, न्यूट्रॉन तारा, इन सब
की जाति क्या है कि ये क्या है, सारे ये सारे तारे हैं, तो तारा जो हुआ जातिवाचक हुआ। लेकिन अंतरिक्ष में क्या हुआ बच्चों, जब हमने अंतरिक्ष में देखा तो एक जगह ऐसी है जहां पे बहुत सारे तारों का एक समूह, एक गुच्छा सा नजर आ रहा है। तारों का गुच्छे को है ना एक अलग नाम से जानते हैं, जैसे तारों तारों का पुंज है ना, तो तारों के समूह को कहते हैं पुंज। तो तारों का पुंज आ जाएगा ना तो आएगा समूहवाचक में, और तारा आ जाएगा तो आएगा जातिवाचक में। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज, मान लीजिए कक्षा, आगे कक्षा है ना, अगर सबसे अच्छा उदाहरण है मेला। अब बताओ बच्चों, मेला समूहवाचक होगा कि नहीं होगा? तो हाँ गुरुजी, क्यों होगा? बच्चा समझता है जी मेले में ना भीड़ होती है इसलिए। अरे दोस्तों, मेला लगा, लेकिन मान लो उसमें एक भी व्यक्ति नहीं पहुंचा मेले में, तो क्या हुआ? क्या वो मेला रहा? नहीं। तो लोग है ही नहीं, तो लोगों की भीड़ की वजह से मेला कैसे हो सकता है? जी नहीं। कोई भी ऐसा स्थान जहां पर बहुत सारी दुकानें अस्थायी तौर से लगाई जाती हैं, तो उस स्थान पर सब जो दुकानें अस्थायी तौर से लगती हैं वो पैठ या बाजार या मेले का नाम दिया जाता है, भले ही वहां पे लोग पहुंचे या ना पहुंचे। मतलब दुकानों की भीड़ होने की वजह से वहां पर वह मेला है, ना कि लोगों की भीड़ होने की वजह से। दुकानों की भीड़ है इसलिए वह समूहवाचक है। ठीक है, अगर मैं कह दूं गिरोह, गिरोह, गिरोह क्या है भाई? जब बहुत सारे बदमाश आपस में मिलकर एक समूह बना लेते हैं तो उसे गिरोह कहते हैं, है ना। तो इस तरह से कोई भी ऐसी चीज जो समूह बनाएगी, भीड़ का आभास होगा, वह होगा समूहवाचक में। ओके, इसके बाद आता है पांचवा भेद है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो द्रव्यवाचक से देखो दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है द्रव और एक शब्द होता है द्रव्य। द्रव का मतलब होता है केवल लिक्विड, और द्रव्य का मतलब होता है जल, जल और प्लस पदार्थ, जल और पदार्थ। मतलब जल ऐसी चीजें जो लिक्विड अवस्था में होती हैं वो, और जो पदार्थ हो। अब गुरुजी पदार्थ कौन से होते हैं भाई? पदार्थ में बच्चा बस ये समझता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा में ना सिर्फ वो आते हैं जी, सोना चांदी पत्थर कोयला वोयला। अरे भाई सुनो, यहां पर पहले तो द्रव्य का मतलब क्या है? द्रव्य का मतलब है जल और पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? आप खाने की चीजों में चले जाइए खाद्य पदार्थ, पीने की चीजों में चले जाइए पेय पदार्थ, अगर हम बात करेंगे जो जमीन से निकल कर आता है खनिज पदार्थ। तो ऐसी चीजें जिनके लास्ट में पदार्थ शब्द लगता है वो सब चीजें इसी में आएंगी। जैसे खाने पीने की चीजें हुई, है ना, अनाज गेहूं, है ना, अनाज हुआ, मक्का हुई, चावल हुए, बाजरा हुआ, फल हुए, आम केला सेब संतरा, सब द्रव्यवाचक में है, खाद्य पदार्थ हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं जातिवाचक में, तो जरा रुक जाइए, इसको भी अभी देखते हैं, टेंशन न लेना, कोई भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आपके मन में संदेह बन के रह जाए। तो द्रव्यवाचक में क्या क्या आएगा? जो लिक्विड हैं और जो पदार्थ हैं, लिक्विड हैं और पदार्थ हैं। गुरुजी लिक्विड कैसे? देखो बच्चों, जैसे जल है ना, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल, जैसे डीजल है, और इसके एग्जाम में आने वाला है जैसे दही, है ना, दही, घी, दूध, है ना, खाद्य खाने के पदार्थ हैं ये सारे, है ना, अनाज, अनाज चावल, चीनी, चीनी, और जैसे सोना, ये खनिज पदार्थ है, सोना चांदी, चांदी, भाई धातु अधातु वगैरह सब इसी में आ जाती हैं। सोना चांदी पीतल कोयला संगमरमर, संगमरमर आदि। ठीक है दोस्तों, तो व्यक्तिवाचक में तीन बातें याद रखेंगे। नंबर एक, जिसकी संख्या दुनिया में एक हो वो, किसी देश की राष्ट्रता, किसी का पर्टिकुलर नाम। बस ये तीन बातें ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं बिल्कुल वैसे ही याद करके बैठना, पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। जातिवाचक में दो बातें, ऐसा शब्द जो किसी की जाति को बताए और ऐसा शब्द जो पशु पक्षी का नाम हो। ठीक है, तीसरी चीज भाव में जो मन की भावनाएं हो, और समूह में ऐसा कोई भी चीज जो बहुत सारे लोगों की भीड़ या बहुत सारी चीजों की भीड़ से का आभास करा दे, बहुत सारी चीजों से मिलकर बनाओ समूह। द्रव्यवाचक में जो जल और पदार्थ दोनों चीजें आती हैं वो सारी द्रव्यवाचक में आएंगी। फिर आपके सामने ना सबसे बड़ी समस्या पता क्या आती है बच्चों के? वो कहते हैं गुरुजी जैसे कोई एक शब्द है तो हमें ये नहीं समझ में आता, एक शब्द वो द्रव्यवाचक में भी आ जाता है, गुरुजी जातिवाचक में भी आ जाता है। जैसे जैसे कह दिया जी फल, फल है तो गुरुजी फल खाद्य पदार्थ भी है,
लेकिन फल जो है उनकी अलग अलग जाति होती है, तो हम इसे फल को जातिवाचक में लगाएं कि द्रव्यवाचक में? तो पहला तो आंसर द्रव्यवाचक है। लेकिन आप घबराइए मत, आपसे अगर यह पूछा जाए संज्ञा के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो बच्चों संज्ञा के भेद होते हैं 5 भेद, लेकिन मूल रूप से संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं। 3 भेद, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। लेकिन पता है होता क्या है? होता यह है कि जो समूहवाचक है और जो द्रव्यवाचक है, ये जातिवाचक के ही 2 भेद होते हैं। जी हां, जातिवाचक के ही 2 भेद होते हैं। इसी वजह से जो समूहवाचक में कुछ भी शब्द आएगा या द्रव्यवाचक में कोई भी शब्द आएगा, तो जैसे आप दही है, तो दही की भी बहुत सारी वैरायटी होती है ना, चीनी की भी बहुत वैरायटी होती है, संज्ञा पद में भी बहुत प्रकार का होता है, कोयला भी, अनाज भी, चावल भी, बहुत सारे प्रकार होते हैं इसके, लेकिन वो सबकी क्या है? जाति है। ठीक, तो ये व्यक्तिवाचक में पहला जवाब देना द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक यदि ऑप्शन में ना हो तो आप क्या जवाब देना? जातिवाचक आंसर देना, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक जाएगा। इसमें थोड़ी सी बात हम आपको और बताने वाले हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि शब्द तो व्यक्तिवाचक का होगा, लेकिन आंसर जातिवाचक में आएगा। शब्द तो व्यक्तिवाचक का होगा, लेकिन आंसर आप भाववाचक में देंगे। कब देंगे? जब कभी भी कोई शब्द वाक्यों में प्रयोग होता है, तो वाक्यों में प्रयोग होने के बाद में उसके अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे आपके सामने मैं लिखता हूं कि एक शब्द है भगत सिंह, तो भगत सिंह तो एक ही है, हमारे देश की शान, हमारे देश की आन बान शान है ना, भगत सिंह क्रांतिकारी हमारे, तो भगत सिंह एक है, तो आप कहेंगे सर यहां व्यक्तिवाचक है। बिल्कुल सही है, व्यक्तिवाचक है। दूसरा, लेकिन अगर मैं इसे वाक्यों में प्रयोग कर दूं, वाक्यों में क्या कह दूं कि आजकल देश में बहुत भगत सिंह घूम रहे हैं, कि आजकल देश में बहुत भगत सिंह घूम रहे हैं। तो यहां पर जो देश में भगत सिंह जो शब्द लिखा हुआ है, यहां पर जो भगत सिंह शब्द है, ये हमारे वाले भगत सिंह को इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये उन लोगों के, उन सब लोगों के बारे में बता रहा है जो भगत सिंह के जैसा काम कर रहे हैं। तो भगत सिंह के जैसा काम करने वाले लोगों की एक जाति बन गई है कि भगत सिंह जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग। तो इसका मतलब ये जो भगत सिंह है, यहां पर हमारे वाले भगत सिंह नहीं, भगत सिंह के जैसे लोगों के विषय में बताया जा रहा है। आजकल देश में बहुत बहुत भगत सिंह घूम रहे हैं, तो यहां पर भगत सिंह ना तो व्यक्तिवाचक ना होकर भगत सिंह यहां पर शब्द बन गया जाति, कैटेगरी, जातिवाचक। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी, ना कि व्यक्तिवाचक। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके। अगर हम ये कह दें कि कोयला, कोयला, तो आप जानते हैं कि कोयला धरती से निकलने वाला खनिज है, तो अपने आप में कोयला है, बहुत सारे खनिजों में कोयला एक है, तो ये क्या हुआ? द्रव्य है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम कहें खदानों से विभिन्न विभिन्न प्रकार के कोयले प्राप्त हुए हैं, तो विभिन्न प्रकार के कोयले, तो ये जो कोयला है यहां पर कोयले, तो कोयला एक है या बहुत सारे प्रकार के कोयलों के बारे में बता रखा है? तो जितने भी प्रकार के कोयले हैं वो सब कोयलों की क्या है? जाति। तो यहां पर कोयला शब्द जो है वो क्या है बच्चों? जाति है, जाति। तो यहां पे कोयला या विभिन्न प्रकार का कोयला, विभिन्न प्रकार का कोयला प्राप्त हुआ है, तो जो कोयला है यहां पर जातिवाचक है। ठीक है, तो यही शब्द जब कोयला अकेला इस्तेमाल हो रहा था तो द्रव्यवाचक, लेकिन यहां पर कोयला अपने जैसे बाकी कोयलों की जाति के बारे में बता दिया, तो यहां पे जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। एक बहुत खूबसूरत लास्ट एक उदाहरण और देखेंगे हम
लास्ट उदाहरण में देखेंगे कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब यहां बड़ी संभलने की बात है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखो भाई, नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप में एक अलग व्यक्ति है, तो वह व्यक्तिवाचक में पहुंच जाता, लेकिन यहां पर समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त को क्या बोला गया? नेपोलियन बोला गया है। देखो, समुद्रगुप्त नेपोलियन बना नहीं है, नेपोलियन कोई जाति नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाने का मतलब क्या है? मान रहे हैं। और मानना क्या होती है? हमारी भावना, कि हमारी भावना है कि हमारा समुद्रगुप्त ही हमारा नेपोलियन है। तो नेपोलियन क्या बोला जा रहा है? कहा जा रहा है। जब किसी वह व्यक्ति होता नहीं है, सिर्फ कही जाती है ना, तो वह भाव है। तो भाववाचक, जी हां, नेपोलियन जो है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, तो यहां पर क्या कहा जाएगा? भाववाचक। नेपोलियन क्या है बच्चों? नेपोलियन भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कुछ शब्द होते हैं। तो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लियर ये पता चल चुका होगा कि ऐसा कोई शब्द जो व्यक्तिवाचक है, कि जातिवाचक है, कि भाववाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, और ऐसे शब्द कहां पर उसे जातिवाचक में बोला जाएगा, कहां व्यक्तिवाचक में बोला जाएगा, कहां भाववाचक में बोला जाएगा, ये क्लियर आपको हो चुका है। इसके विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को आपके लिए प्रैक्टिस सेट आएंगे। उन प्रैक्टिस सेट में खूब आराम से खूब प्रैक्टिस करना। मुझे उम्मीद है कि आपके एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होगा। तो आज के लिए एक टॉपिक, एक वीडियो, एक टॉपिक का हम जो है सिद्धांत लेकर चलने की कोशिश करेंगे। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस आपका कवर करवा पाएंगे। और दोस्तों, बस आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हम लोगों पे बना रहे। और आज के लिए आपके सन सर का आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी देशवासियों को मेरी शुभकामनाएं।